तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपीज है और आपके वो 1000 रुपीज 10% के इंटरेस्ट रेट से हर साल बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे मैजिक दिखाती है, चलिए देखते हैं। तो पहले साल आपके पास 1000 के बजाय 1100 रुपीज होंगे क्योंकि वो 10% इंटरेस्ट रेट से बढ़ते हैं। अब अगले साल ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 के ऊपर नहीं लगेगा, ये लगेगा 1100 रुपीज के ऊपर और आपके पास दूसरे साल 1210 रुपीज होंगे। अब नेक्स्ट ईयर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1210 रुपीज के ऊपर और आपके पास हो जाएंगे 1331 रुपीज एंड सो ऑन। तो अब चलिए एक बड़ी वैल्यू के एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप और आपका पड़ोसी फ्रेंड दोनों की भी बर्थ डेट सेम है, यानी कि आप दोनों सेम डेट पे पैदा हुए थे और जब आप पैदा हुए थे तो आपके नाम पे आपके पेरेंट्स ने 1 लाख रुपीस की एफडी करवा दी विद 15% सिंपल इंटरेस्ट और आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी आपके फ्रेंड के रिटायरमेंट के लिए 1 लाख रुपीस को निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डाल दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आप दोनों के पेरेंट्स ने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है। वो चाहते थे कि आप ये पैसा अपनी रिटायरमेंट के टाइम विड्रॉ करो। तो आप और आपका फ्रेंड दोनों भी बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं और अब आप दोनों की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और आप दोनों की एज ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास होती है। तो आप दोनों के मॉम डैड जो काफी बूढ़े हो चुके थे वो आप दोनों को इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपीस के बारे में बताते हैं। तो अब आप बैंक में जाते हो और आप देखते हो कि आपके वो 1 लाख रुपीस 15% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ 9,70,000 बन चुके थे। अब बारी आती है आपके फ्रेंड की। वो देखता है कि उसके वो 1 लाख रुपीस अब कितने बन चुके हैं और वो अमाउंट देखकर आप दोनों भी शॉक हो जाते हो क्योंकि उस 1 लाख रुपीस की वैल्यू अब 33 करोड़ एंड 50 लाख बन जाती है। आपके 1 लाख से सिर्फ 10 लाख ही बन पाए, लेकिन वही आपके फ्रेंड के पास 33 करोड़ से भी ज्यादा बन चुके थे। अब सवाल आता है कि ये कैसे हो पाया, क्योंकि आपका पैसा 15% सिंपल इंटरेस्ट के साथ ग्रो हुआ और वही आपके फ्रेंड का पैसा 15% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ ग्रो हुआ। और इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पैसे पर ब्याज तो लगा, लेकिन वही आपके फ्रेंड के अमाउंट पर ब्याज पर भी ब्याज लगा और इसे ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। तो चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों ये है हमारे देश की एक वेल नोन कंपनी बजाज फाइनेंस, जहाँ पे कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 20% 30% के रिटर्न ले पाना पॉसिबल है। वही इस एक अकेली कंपनी ने पिछले 10 साल में 57.7% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और ये इतने रिटर्न है कि अगर किसी ने इस कंपनी में 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास 95% से भी ज्यादा का अमाउंट होता, यानी कि इन्वेस्टमेंट 95 गुना की हो जाती। और अगर यही ट्रेंड सिर्फ 1 और साल तक कंटिन्यू रहता तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 1 और साल में वही 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 करोड़ रुपीस बन जाएगा, यानी कि 150 गुना की रिटर्न। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के रियल लाइफ में ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। और ये सब मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यही सच्चाई है। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों एक शेयर एक्चुअल में एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होता है, या मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो एक शेयर बिजनेस ही होता है, पर लोग इसे इस नजरिए से नहीं देखते। खैर ये अलग बात है। दोस्तों कंपाउंडिंग शेयर्स में कैसे काम करती है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस पे किस तरह से काम करती है। तो चलो इसे भी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ नाम की जो कि चॉकलेट बनाने का काम करती है। मान लेते कि 1 साल में इसकी कैपेसिटी है 100 चॉकलेट्स बनाने की और ये 100 चॉकलेट्स बेच के वो 15 रुपीज कमाती है और नेक्स्ट ईयर इस 15% के प्रॉफिट को ये री इन्वेस्ट करती है वापस कंपनी में, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके और ज्यादा चॉकलेट्स बनाकर सेल कर सके। और नेक्स्ट ईयर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 की बजाय 130 चॉकलेट्स बनाती है और बेचती है और 20 रुपीज का प्रॉफिट बनाती है, यानी कि पिछले साल से 33% ज्यादा। और दोस्तों इसी तरह से एक बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। दोस्तों ये तो बात हो गई बिजनेस की, लेकिन अब हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि यही XYZ नाम की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है 1000 रुपीज की मार्केट वैल्यूएशन पे। कंपनी 10 शेयर इशू करती है और उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपीज होती है। तो अगर ये कंपनी एक शेयर के पीछे 33 रुपीज कमा रही है, यानी कि कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 33 रुपीज है और इसे कंपनी फिर से री इन्वेस्ट कर देती है, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी के पास 100 + 33 यानी कि 133 रुपीज होंगे जिन पे कंपनी अर्न करेगी, क्योंकि 100 रुपीज की कैपेसिटी तो उसके पास पहले से थी जो उसको एक शेयर बेच के मिली और एक शेयर पे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया यानी कि 33 रुपीज वो भी अब बिजनेस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए।
और इसीलिए कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी इस साल में, यानी कि पिछले साल से ज्यादा। और ऐसे ही कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती जाएगी तो कंपनी की अर्निंग कंपाउंड होते जाएगी और बिजनेस एक अच्छी स्पीड से ग्रो होता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कंपनी में रिसर्च और एनालिसिस करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या कर रही है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का यूज जरूरत से ज्यादा डिविडेंड बढ़ाने में या अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने के लिए कर रही है तो ऐसी कंपनी से दूर ही रहे और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जो अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। इससे कंपनी के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। एक कि कंपनी की मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बिजनेस पे बुलिश है और उसको अपनी कंपनी की ग्रोथ पे ट्रस्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैनेजमेंट को ही अपनी कंपनी में ट्रस्ट नहीं होगा तो हम एज ए इन्वेस्टर उसमें क्यों ट्रस्ट करेंगे और क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा ये कि कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में जब री इन्वेस्ट करती है तब उसकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है, क्योंकि इससे कंपनी की अर्निंग कंपाउंड होती है। और प्लस ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी स्पीड से कंपाउंड होती है। और अगर ऐसी बात की जाए शेयर्स पे कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है तो उसके लिए कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है। अगर कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है तो देरी से ही सही, लेकिन शेयर प्राइस भी कंपनी के प्रॉफिट को फॉलो कर ही लेगा। इसलिए आपको शेयर प्राइस को ट्रैक ना करके बल्कि कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कंपनी को कैसे एनालाइज करना है, लेकिन उसके बाद हमें कंपनी में इन्वेस्ट भी तो करना होगा और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। और अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं भी पर्सनली इसी ऐप का यूज करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसकी जानकारी ना होने की वजह से आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है। और दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को सेविंग का चोर भी कहा जाता है और ये चोर आपको बिना पता चले आपकी सेविंग्स को स्टील करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, और उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है पानीपुरी। 10 साल पहले एक पानीपुरी के स्टॉल में 10 रुपीज के आपको 10 से 12 पानीपुरी के पीसेस मिल जाते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 4 से 5 पीसेस भी नहीं मिल पाते। यानी कि हमारे आज के 10 रुपए 10 साल पहले के 10 रुपए से कमजोर हो चुके हैं। और दोस्तों, ये इन्फ्लेशन सिर्फ पानीपुरी पर ही नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी चीज पे देखा जा सकता है। दोस्तों, पैसे का मेन काम होता है हमारे लिए हमारे जरूरत की चीजों को खरीद के देते लेना, लेकिन जब चीजें महंगी होती जाती है और पैसा कमजोर होता जाता है तब हमारी सेविंग्स किसी काम की नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन हमारे सेविंग्स को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। तो जो लोग इन्फ्लेशन को समझते नहीं है या नजरअंदाज करते हैं, वो सेविंग्स अकाउंट या एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो लोग असल में अपने पैसों को इन्फ्लेशन को चोरी करने का इन्विटेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि कंपाउंडिंग से आपके पैसे मल्टीप्लाई हो तो आपको एटलीस्ट इस इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा के रिटर्न लेने होंगे। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट 7% से बढ़ते आ रहा है, तो आप पैसे इन्वेस्ट करते समय ये जरूर देखें कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 7% से ज्यादा की रिटर्न दे रही है या फिर नहीं। जैसे कि रमेश को ही देख लो। रमेश ने 10 साल पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और अब उस प्रॉपर्टी को बेचने से उसको 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि रमेश की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज हो गई है। वही दूसरी तरफ सुरेश, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख जितना बड़ा अमाउंट नहीं था, इसलिए उसने अपनी सैलरी में से 500 रुपीज बचाने शुरू कर दिए और वो पैसे उन्होंने एसआईपी के जरिए हर महीने लगाना शुरू कर दिए। 10 साल बाद सुरेश की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,73,000 से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब ये देख के रमेश सुरेश पे बहुत हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने 10 साल में 50 लाख रुपीज कमाए और तू 2 लाख भी नहीं कमा पाया। लेकिन रमेश की यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती है। रमेश को सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट दिख रहा है, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट आखिर ग्रो किस रेट ऑफ रिटर्न पे हुए है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो हुई है, जो कि इन्फ्लेशन रेट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 0% का प्रॉफिट हुआ है। वही सुरेश, जिस पे रमेश हंस रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट 20% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो हुई है, जो कि एक अट्रैक्टिव रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है। हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 50 लाख जैसे बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें हमारे इनकम के अकॉर्डिंग एक अमाउंट सेट करना चाहिए और उसे तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम अपने पहले 1 करोड़ ना कमा ले। एक बार जब आप पहले 1 करोड़ तक पहुंच गए तो उसके आगे के 1 करोड़ आप बड़े जल्द कमा लोगे और फिर उस स्टेज पे आपको डिविडेंड से इतना इनकम होगी कि आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कह पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको चैनल से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।